नमस्कार। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि स्विस संविधान एक अनूठा संविधान है और विश्व के अन्य संविधानों की भांति यह शासन कला के मौलिक प्रयोग में से एक है। यदि इंग्लैंड को संसदात्मक शासन व्यवस्था और अमेरिका को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था तथा रूस ने साम्यवादी लोकतंत्र को जन्म दिया है, तो स्विट्ज़रलैंड ने बहुल कार्यपालिका और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अभिकरणों का आविष्कार किया है। स्विस संविधान की मौलिक विशेषता यही है कि न ये तो शुद्ध संसदात्मक है और न ही शुद्ध अध्यक्षात्मक। इसकी विशेषताओं का जो अध्ययन है हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। सबसे पहला है निर्मित व लिखित संविधान। तो स्विस संविधान एक निर्मित संविधान है। मौलिक रूप से इसका निर्माण 1848 तथा उसके बाद इसमें जो संशोधन किया गया वो 1874 में किया गया। निर्मित संविधान के लिए जैसा कि स्वाभाविक है यह लिखित संविधान है। उसका अधिकतर भाग लिखित कानूनों के रूप में है। इसमें 123 अनुच्छेद हैं। यह एक लंबा प्रलेख है। लंबाई में यह अमेरिकी संविधान से बड़ा तथा भारतीय संविधान से छोटा है। स्विस संविधान के निर्माता संघ सरकार तथा कैंटनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण करना चाहते थे। अतः उन्होंने संविधान में उन साधारण बातों का भी जिक्र कर दिया है जिन्हें सामान्य विधेयकों के अधिकार क्षेत्रों में रहना चाहिए था। अगला है कठोर संविधान। तो संविधान परिवर्तनशीलता के आधार पर हम संविधानों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो लचीला संविधान, दूसरा है कठोर संविधान। लचीला संविधान वो संविधान होता है जिसमें संविधान में संशोधन करने के लिए और कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो एक जैसी होती है। जिस प्रकार से वहाँ कानून बनते हैं संविधान के अंदर संशोधन भी उसी प्रकार से हो जाता है। ब्रिटिश संविधान इसका उदाहरण है। और यदि हम कठोर संविधान देखें तो ऐसे संविधान जहाँ पर कानून निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाते हुए संविधान में संशोधन किया जाता है तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। और स्विट्ज़रलैंड का संविधान जो है कठोर संविधान है, क्योंकि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संघीय सभा के दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए। उसके बाद उसका समर्थन मतदाताओं तथा कैंटनों के बहुमत से होना चाहिए। फिर भी इसे हम अमेरिकी संविधान से कम कठोर मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी इतिहास के अंदर जो कि 1776 में बना था संविधान, उसमें अब तक केवल 27 संशोधन हुए हैं। तो और स्विट्ज़रलैंड के संविधान में 57 संशोधन हो चुके हैं। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो ये कठोर तो है लेकिन अमेरिका से कम कठोर है। अगला है संघात्मक शासन प्रणाली। तो अमेरिकी संविधान की भांति स्विस संविधान भी संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है, परंतु स्विस संघ व्यवस्था अमेरिकी संघ व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कठोर है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि अमेरिका में यदि जनता ने संविधान बनाया है तो स्विट्ज़रलैंड में कैंटनों ने। इतना ही नहीं, स्विस संघ की कतिपय विशेषता भी हैं, जैसे स्विस संघ में 22 कैंटन सम्मिलित हैं। ये कैंटन स्वेच्छा से इसमें शामिल हुए हैं और यदि चाहें तो वह संघ से अलग भी हो सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ कैंटनों को प्राप्त है। केंद्र व कैंटनों के मध्य शक्तियों के वितरण की व्यवस्था है, पर इसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता उस रूप में नहीं है जिस रूप में अमेरिका और भारत के अंदर पाई जाती है, क्योंकि अमेरिका और भारत के अंदर न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया गया है। और इस अधिकार का जो है स्विट्ज़रलैंड के न्यायपालिका के पास अभाव है। अगला है इसके अंदर गणतंत्र। तो स्विस संविधान जो है गणतंत्र की स्थापना करता है, और गणतंत्र की स्थापना का मतलब है कि जो शासन अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। भारत और अमेरिका की भांति स्विट्ज़रलैंड भी एक गणतंत्रात्मक देश है। स्विस संघ में शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, परंतु स्विस राष्ट्रपति अमेरिका या भारत के राष्ट्रपति की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्विट्ज़रलैंड में जनता का राज है, प्रभुसत्ता का वास जनता के अंदर निहित है। अगला है बहुल कार्यपालिका। तो स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय परिषद है उसकी एक अनूठी विशेषता है कि वो बहुल है। वहाँ पर बहुल कार्यपालिका है। उस कार्यपालिका के अंदर 7 सदस्य हैं और सातों की स्थिति बराबर होती है, समान होते हैं। और ये सदस्य 4 वर्ष के लिए अपने पद पर आते हैं और बारी बारी से एक व्यक्ति अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनता है।
तो कोई भी व्यक्ति किसी से आगे या किसी से ऊपर नहीं होता, सबकी स्थिति समान होती है। तो स्विट्ज़रलैंड की ये अनूठी कार्यपालिका है जिसे हम बहुल कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। इस प्रधान को ही स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है, परंतु यहाँ राष्ट्रपति वस्तुतः राष्ट्र की धुरी नहीं होता, उसमें तथा परिषद के अन्य सदस्यों में कोई अंतर नहीं होता और वे किसी भी प्रकार परिषद के अन्य सदस्यों की अपेक्षा राष्ट्र के शासन संचालन के लिए अधिक उत्तरदायी नहीं होता। अगला है इसके अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। वर्तमान में जो है अधिकांश देशों के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का जो रूप स्विट्ज़रलैंड में है वो अन्य देशों में नहीं है। अन्य देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के अंदर आज भी हम देखें तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो उपकरण हैं वहाँ पर अपनाए गए हुए हैं और वो आज भी वहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्रत्यावर्तन, लोक निर्णय और आरंभक जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं, स्विट्ज़रलैंड में आज भी ये विद्यमान हैं। अगला है, इसीलिए लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र में जो सच्चे लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड का दावा सबसे ऊंचा है। यह सबसे पुराना क्योंकि इसमें वे समुदाय हैं जिसमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है जब संसार के किसी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम नहीं था, और इसने लोकतंत्री सिद्धांतों का विकास किया है तथा यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा उन्हें अधिक दृढ़ता से लागू किया है। अगला है इसके अंदर निराली संसदीय व्यवस्था। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है शासन व्यवस्था के कुछ गुण संसदीय व्यवस्था के हैं और फिर भी वह पूरी तरह से संसदात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पर कुछ बातें अध्यक्षात्मक शासन की भी हैं, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से अध्यक्षात्मक शासन उसको नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो संसदीय शासन वाले देशों में साधारणतः एक ध्वजमात्र की कार्यपालिका तथा एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसके विपरीत अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों में शासन प्रमुख केवल एक होता है और वह संपूर्ण शासन शक्ति का धारक होता है। स्विट्ज़रलैंड में दोनों में से एक भी बात पूरी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बहुल कार्यपालिका है। ना तो वहाँ नाम मात्र की, ना वास्तविक कार्यपालिका, ना एकहरी कार्यपालिका, वहाँ पर है बहुल कार्यपालिका। दूसरी स्विस कार्यपालिका इस दृष्टि से संसदीय है कि वह वहाँ की संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु इतना होते हुए भी उसका निरालापन इसमें है कि उस जो संघीय सभा है उसको उसके पद से नहीं हटा सकती। इस प्रकार से हम उसे अध्यक्षीय प्रकार की भी कह सकते हैं। स्थायित्व की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है वह अध्यक्षीय के प्रकार की होते हुए भी स्विट्ज़रलैंड में शक्तियों का वह पृथक्करण नहीं पाया जाता जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण है। अगला है इसके अंदर निराली व्यवस्थापिका। तो स्विस व्यवस्थापिका के दो सदन हैं, राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद, परंतु संभवतः संसार में स्विट्ज़रलैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जो व्यवस्थापिका के दोनों सदन बराबर की स्थिति में है। यदि हम अमेरिका पर दृष्टि डालें तो प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमज़ोर है। इसी प्रकार से यदि हम ब्रिटेन पर दृष्टि डालें तो ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है वो लोक सदन की तुलना में बहुत कमज़ोर है। यदि हम भारत पर दृष्टि डालें तो भारतीय राज्यसभा भी लोकसभा की तुलना में कमज़ोर सदन है। इस हिसाब से स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्थापिका है वो निराली है, क्योंकि वहाँ के दोनों सदन बराबर हैं। अगला है अधिकार पत्र का अभाव। तो भारत के संविधान में जैसे मौलिक अधिकारों का अलग अध्याय है, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, पर स्विस संविधान में ऐसा नहीं है। नागरिकों के मौलिक अधिकार अवश्य दिए गए हैं, परंतु उनका संविधान में एक जगह या एक भाग में उल्लेख नहीं है, बल्कि वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। जैसे संविधान का भाग अनुच्छेद 4 संविधान उस अधिकार की रक्षा का प्रावधान करता है जिसे कानूनी स्वतंत्रता कहा जाता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 27 में यह अधिकार देने की व्यवस्था है कि कैंटनों के स्कूलों में सभी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 49 धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 55 में प्रेस व प्रकाशन की या मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 60 जो है स्विट्ज़रलैंड में नागरिकों को कैंटन में स्वतंत्रता पूर्वक रह सके और वहाँ उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इस बात का अधिकार देता है। अर्थात स्विट्ज़रलैंड में कोई ऐसा अधिकार पत्र नहीं है
स्विस संविधान में अधिकारों को अलग से कोई अध्याय नहीं है। अगला है इसके अंदर न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति। तो स्विस न्यायाधिकरण की महत्वपूर्ण स्थिति है कि भारत या अमेरिका के में सर्वोच्च न्यायालय है और इन दोनों ही न्यायालयों को संविधान की रक्षा का भार सौंपा गया है और इस भार को इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। संघीय न्यायाधिकरण संघ के किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता स्विट्जरलैंड के अंदर, क्योंकि वह संघीय संविधान के विरुद्ध है। संघीय कानून की व्याख्या करने का अधिकार केवल संघीय सभा को है। यदि किसी कैंटन का कोई कानून संघीय कानून या संविधान के विरुद्ध है तो वह संघीय न्यायाधिकरण के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है। इस आधार पर यदि हम देखें तो वहाँ की न्यायपालिका की जो स्थिति है वो दुर्बल है। अगला है इसके अंदर कैंटनों की स्वायत्तता। तो स्विस संविधान संघ में सम्मिलित कैंटनों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। कैंटनों के अलग संविधान है। कैंटनों के वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो स्पष्ट रूप से संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। यद्यपि संघ स्थापित करने की प्रक्रिया में कैंटनों को अपनी संप्रभुता को थोड़ा सीमित करना पड़ा था, फिर भी कैंटनों के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, वास्तव में संघीय सरकार को कैंटनों से ही शक्ति प्राप्त हुई है। वास्तव में यदि हमें स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था को समझना है तो हमें संघ शासन के भीतर पाई जाने वाली कैंटनों की स्वतंत्रता को समझना होगा। तो क्योंकि स्विस नागरिक राज्य मंडल की अपेक्षा अपने कैंटन को अधिक चाहते हैं और मैं कैंटन का हूँ और कैंटन मेरा है, इस ऐसी भावना जो है राज्य मंडल में के प्रति नहीं पाई जाती। फिर स्विस नागरिक के लिए कैंटन ही सब कुछ है और राज्य मंडल एक नीरस प्रजातंत्र है। कैंटन एक जीवित अवयव है। अगला है गतिशील संविधान। तो स्विस संविधान एक जीवित और गतिशील आलेख है। यह समय के अनुसार इसने अपने आप को बदलता रहा है। ये संविधान की आत्मा को छुए बिना संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है। अगला है अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण। तो स्विस संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार स्विट्जरलैंड में संघ सरकार को स्थायी सेनाएं रखने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार प्रत्येक स्विस नागरिक को सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। नागरिकों को राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार सैनिक सेवा देनी पड़ती है। और अगला है इसके अंदर उदार संविधान। तो स्विस संविधान व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है और इस धारणा पर आधारित है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए है। व्यक्ति के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का समुचित आदर किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विस संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और अनुच्छेद 27 के अनुसार स्विट्जरलैंड के सभी नागरिकों को धार्मिक उपासना के और धार्मिक धर्मनिरपेक्षता के साथ प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 49 और 50 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी धर्म के नागरिकों को विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं। फिर भी ये विचित्र तथ्य कि संविधान के अनुच्छेद 51 द्वारा जीसस धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये हैं स्विस संविधान की विशेषताएं। धन्यवाद।